स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की हिंदी पढ़ने वाले हैं। बुक का नाम है आरोह भाग 2 और अध्याय का नाम है बाजार दर्शन। इसके इजी नोट्स मैं आपको बताने वाला हूं और इजी समरी भी आप समझ सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत हो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो परिचय के साथ स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये एक निबंध है, ठीक है, निबंध टाइप से है। और इस चैप्टर में हम ये समझेंगे जो बाजार होता है यानी कि जो मार्केट होती है, ठीक है, उसका उपयोग, उसका सदुपयोग, उसका दुरुपयोग किस तरीके से मतलब ये सब हम करते हैं। इस पे जो लेखक है उन्होंने एक चिंतन प्रकट किया है अपना, ठीक है। लेखक ने यह भी बताया है कि बाजार मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का साधन होता है, ठीक है। हम सभी अपने बाजार में जाते हैं तो कुछ ना कुछ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जाते हैं, लेकिन शोषण, दिखावा और अहम पूर्ति का नहीं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो भाई जिन पे पैसा बहुत होता है और जो सिर्फ दिखावा करने के लिए शॉपिंग करने जाते हैं, आप सभी को पता होगा। और लेखक ने यहाँ पे उपभोक्तावाद को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है कि किस तरीके से ये जो उपभोक्तावाद है ये फैलता जा रहा है आज के टाइम पे। और लोग मतलब सिर्फ पैसे को जाते हैं वेस्ट करके आते हैं बाजार में। आइए देखते हैं। तो लेखक के एक मित्र बाजार में मामूली सी चीज लेने गए थे। लेखक अपना एक किस्सा सुनाना स्टार्ट करता है। उनके कोई दोस्त थे, वो बाजार में जाते हैं छोटी सी चीज लेने कोई, किंतु बाजार की जगमगाहट, चमचमाहट या फिर बाजार की जो चकाचौंध कर देने वाली चीजें थी उसको देखकर उनका जो मित्र था लेखक का वो अनेक चीजें ले आया और सारा दोष अपनी पत्नी पर लगा दिया कि भाई ये सब तो तुम लेके आए हो, ठीक है, और तुम्हारी वजह से इतना खर्चा हुआ है। लेखक के अनुसार ये सारा दोष केवल पैसों की गर्मी का है। देखो भाई, जिस पे पैसे की गर्मी होती है ना, यानी कि जिसका परचेजिंग पावर ज्यादा होता है, जिस पे बहुत ज्यादा पैसा होता है, संभलता नहीं है, वही ये सब चीजें करता है, फिजूल खर्ची। और पैसा पावर है, उसका प्रदर्शन करने के लिए लोग अपने आसपास सामान, बंगला, कोठी आदि इकट्ठा किए रहते हैं, ठीक है। हम सभी को पता है भाई, पैसा जो है लोग उसको पावर समझते हैं और लोग अपने लिए बंगला, कोठी, सामान ये सब चीजें इकट्ठा करते हैं। लेकिन कुछ लोग पैसे को पावर मानकर उसे जोड़ने वाले भी होते हैं। भाई कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैसे को इकट्ठा करने में विश्वास रखते हैं, उसे जोड़ते हैं। वे पैसों को जुड़ा हुआ देखकर ही खुश रहते हैं कि हाँ भाई मेरा बैंक बैलेंस इतना है और मैं इसी को देख के खुश हूँ। अब अगला टॉपिक है बाजार का आकर्षण, यानी कि बाजार हमें किस तरीके से आकर्षित करता है। देखो, फालतू खरीद का एक अन्य कारण है बाजार का आकर्षण। अगर हम आपने कभी नोटिस किया हो, आप जब कपड़े लेने जाते हो किसी भी मार्केट में दिल्ली की, ठीक है, और यहाँ कहीं भी आप रहते हो अपने आसपास की मार्केट में, तो आपने देखा होगा आप लेने क्या जाते हो और बाजार का आकर्षण देख के आप ले क्या आते हो। ये 100% लोगों के साथ होता है कि आप मान लो लेने तो गए थे अपने शूज लेने, आपको वहां पे भाई कहीं पे दिखा सेल लग रही है, कहीं पे कोई आवाज लगा रहा है 200 के दो, 200 के दो, आपने जरूर सुना होगा ये सब। ये चीजें देख के हम आकर्षित होते हैं, ठीक है, और यही होता है बाजार का आकर्षण। जो लोग इस चकाचौंध के शिकार हो जाते हैं भाई, वे बुरी तरह फंसकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। ये होता है ज्यादातर, जब भी आप जाओगे तो आप इस चकाचौंध के शिकार जरूर हुए होगे अपनी जिंदगी के अंदर। इसका दूसरा उदाहरण ये है कि लेखक का एक मित्र बाजार की चमक धमक में इस प्रकार फंसा कि दिन भर घूमने के बाद भी बाजार से कोई वस्तु खरीद नहीं पाया। भाई ऐसा भी होता है, आप अपने ऊपर भी इसे ले सकते हो कि आप भी कभी बाजार में गए हो, पूरा दिन आप बाजार में घूमे, चमक धमक देख के, शाम होते होते तक आपने लिया कुछ भी नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट किया। ऐसा भी होता है। इसका कारण उसने लेखक को यह बताया कि बाजार में, मतलब अब लेखक का दोस्त बताता है मतलब अपने दोस्त लेखक को कि बाजार में सभी कुछ उसे पसंद आ गया था, पर वह कोई एक दो वस्तु ही लाता तो बाकी वस्तुओं को उसे छोड़ना पड़ता। भाई अब पूरी बाजार तो आप खरीद नहीं सकते जब जाओगे। तो उसके दोस्त को क्या हुआ, लेखक के दोस्त को, कि मतलब एक दो चीजें तो लेनी नहीं थी, वो तो मतलब अपनी सारी चीजें लेना चाहता था जो जो उसे पसंद आई, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो किसी चीज को छोड़ भी नहीं सकता था किसी दूसरी चीज को लेने के लिए। तो इस कारण वो कुछ भी नहीं ले पाया। अब क्या होता है, इसलिए वो कुछ खरीद नहीं पाया। इसका लेखक ने यह अर्थ निकाला कि यदि हमें अपनी आवश्यकता का पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं हमें लेना क्या है बाजार में, और अगर हम जाते हैं तो हम कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें खरीदना क्या है और क्या नहीं खरीदना। अपने ऊपर ही आप लेके देखो, आप मान लो किसी फ्रेंड के साथ अपने बाजार जाते हो, आपको यही नहीं पता आपको लेना क्या है, तो आप कंफ्यूज रहोगे भाई क्या लूं, कभी आप कुछ लोगे कभी कुछ लोगे, ठीक है। तो इसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता, यहाँ तो आप पैसा अपना खर्च करके आओगे वेस्ट एकदम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बाजार का जादू। लेखक के अनुसार बाजार का जादू खाली और भरी जेब दोनों पर चलता है। अगर आपकी जेब खाली है तो भी आप पे बाजार का जादू चलेगा, जेब भरी हुई है तो कुछ डबल ही चलेगा। देखो, अगर जेब खाली है तो मन भरा हुआ नहीं है, तब भी बाजार अपनी तरफ आपको खींचेगा। अगर जेब भरी होगी
तो खरीदारी तो आप खूब करेंगे लेकिन फिजूल की। खाली जेब है आपकी भाई, मार्केट आपको आकर्षित करेगी, काश मेरे पास भी पैसा होता, मैं भी ये चीज़ खरीदता, मैं भी वो शर्ट खरीदता, मैं भी वो शूज़ खरीदता, मैं भी वो हुडी खरीदता, ठीक है। तो ये आपकी जेब खाली होगी तो आपके दिमाग में ये आएगा। जेब भरी होगी तो भाई मैं ये भी खरीद लूँ, मैं वो भी खरीद लूँ, तो आप फिजूल खर्ची करोगे, सिंपल सी बात है। परंतु ये जादू उतरने पर हमें पता चलता है कि भाई जो वस्तुएं हम लेके आए हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आलस को बढ़ाती हैं, आलस्य को बढ़ाती हैं। जादू को रोकना है तो भाई इसका उपाय यही है कि बाजार में आने से पहले आपको पक्का पता होना चाहिए कि आपको लेना क्या है। आपका मन खाली नहीं होना चाहिए, मन में एक लक्ष्य होना चाहिए, और इससे व्यक्ति बाजार की चकाचौंध से अपने आप को बचा पाएगा। अगर आपके दिमाग में कोई लक्ष्य ही नहीं है आपको लेना क्या है, तो आप फंसोगे भाई, और खरीदी गई वस्तु भी आनंद आपको प्राप्त करेगी अगर आपको पता है कि आपको लेना क्या है। अब एक किस्सा है यहाँ पे भगत जी का, बहुत अच्छा किस्सा है। लेखक के पड़ोस में ही एक भगत जी रहते हैं भाई, वे चूरण बेचते हैं। उनका नियम है कि मतलब डेली का उनका पक्का है कि अगर उनका डेली 6 आने तक का अगर कमाई, मतलब 6 आने तक की बिक्री हो जाती है तो वो उससे ज्यादा नहीं कमाएंगे। इसलिए वो अपना चूरण जो है थोक व्यापारी को या ऑर्डर वालों को नहीं देते, अपना चूरण वो बेचते हैं। अगर उनके 6 आने का बिक जाता है वो बाकी का चूरण बच्चों में बांट देते हैं, ठीक है। निश्चित समय पर वो अपनी पेटी उठाकर चूरण बेचने निकलते हैं भाई, डेली हाथों हाथ बिक जाता है। कुछ लोग तो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना भी प्रकट करने के लिए चूरन खरीद लेते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही 6 आने की कमाई पूरी होती है, बचा हुआ चूरण बालकों में यानी कि बच्चों में मुफ्त में फ्री में बांट देते हैं, जो उनका चूरण बचता है भाई। यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्कुल भी लालच नहीं है भगत जी के अंदर। वे हमेशा स्वस्थ, यानी कि यहाँ पे वो हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं। लेखक का विश्वास है कि ऐसे भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता जिसका माइंडसेट ऐसा हो। वह भगत शायद निरक्षर है, अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, बड़ी बड़ी बातें भी वो नहीं जानते भगत जी। परंतु उनको इतना पता है कि वो बाजार के जादू, मतलब बाजार का जादू उनका कुछ नहीं कर सकता, और बाजार का जादू भी उनके सामने विवश होता है। पैसा भीख मांगता है भगत जी के आगे कि मुझे ले लो, परंतु भगत जी अपने नियम के अनुसार चलते हैं और बिल्कुल वो निर्मम है पैसे के प्रति, ठीक है। बिल्कुल भी उनको दया नहीं आती पैसे पे, वो अपने नियम के अनुसार चलते हैं। कई बार यदि कोई मोटर धूल उड़ाती हुई जाती है तो हम सोचते हैं कि काश भाई हम भी ऐसी गाड़ी में बैठे, हम भी अमीर हों, पर ऐसा भगत जी नहीं सोचते, बिल्कुल भी उनके मन में कोई लालच नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है बाजार की सार्थकता, यानी कि लेखक के अनुसार बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति ने, मतलब आप अगर देखो, बाजार की जो सार्थकता है वो उसी को पता होती है जिसको ये पता हो कि उसे कब क्या और कितना खरीदना है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको कब खरीदना है, क्या खरीदना है और कितना खरीदना है, तो आप हमेशा लुट के आओगे। अनावश्यक वस्तुएं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वो चीजें खरीदने वाला व्यक्ति परचेजिंग पावर यानी कि पैसे की गर्मी के गर्भ में बाजार की शैतानी शक्ति और व्यंग्य शक्ति को बढ़ावा देता है। जिसके पास ज्यादा पैसा उछलता है वो इससे क्या करता है, सब कुछ चीजें खरीदने लगता है मार्केट में। कहीं ना कहीं ये एक शैतानी चीज है और यही चीजें खराब होती हैं। तो बाजार की सार्थकता वही समझ सकता है जिसको ये पता हो कि हमें क्या समझना है, मतलब क्या समझ के हमें जाना है बाजार में, क्या लेना है, कितना लेना है और कब लेना है। तो यही इस पार्ट का संदेश था कि आगे से आप भी जब बाजार में जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कब कौन सी जरूरत की चीज लेनी है, कितने की लेनी है, ठीक है। तो यही इस चैप्टर में आपको बताना था। और लेखक ने जो यहाँ पे अपने दो मित्रों के जो उदाहरण दिए हैं, ठीक है, वो ये भी बताते हैं कि जो अर्थशास्त्र केवल बाजार का पोषण करता है ना, वो अनीति शास्त्र है। यानी कि जो सिर्फ बाजार की कमाई में सिर्फ ध्यान देता है, ऐसा अर्थशास्त्र नहीं है, वो अनीति शास्त्र है। ये उपभोक्ताओं को दुख और गरीबी तथा ईर्ष्या देता है भाई। जिसके पास पैसा नहीं है उसको ईर्ष्या ही होगी दूसरों से। ऐसा बाजारवाद जो है वो बिल्कुल गलत है, लोग मानते हैं, और मतलब ऐसे में लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, अपितु शोषण और कपट को बढ़ावा मिलता है। अगर बाजारवाद का ऐसा ही रूप चलता रहा जिसमें पैसा और परचेजिंग पावर चलेगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों का शोषण है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।